गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और साख करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं मुद्रा क्या होती है। मुद्रा विनिमय का एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रयोग से किसी भी वस्तु और सेवा को खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी वस्तु हम खरीदते या बेचते हैं उसके लिए हमें मुद्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे जो खरीदार होते हैं, क्रेता है, उसको जूते चाहिए तो विक्रेता के पास गया, विक्रेता यानी बेचने वाले के पास गया, उसने पैसे यानी मुद्रा दी और उसके बदले में जूते लिए। तो मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या का हल करता है। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुओं के खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। जैसे क के पास जूते हैं और उसे गेहूँ चाहिए, इसी प्रकार ख के पास गेहूँ है, उसे जूते चाहिए। यानी तो दोनों को एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता है, तो क ख को जूते देगा और उसके बदले में ख क को गेहूँ देगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हर समय मौजूद नहीं होती। इसके अतिरिक्त भी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे कि एक अन्य उदाहरण से हम समझते हैं कि क के पास जूते हैं लेकिन उसे बर्तन चाहिए, ख के पास गेहूँ है, उसे कुर्सी चाहिए, जबकि ग के पास बर्तन है, उसे कपड़े चाहिए। तो इस प्रकार हम इस उदाहरण में देखते हैं कि क, ख और ग में वस्तुओं का जो दोहरा संयोग है वो नहीं है। अब ये एक दूसरे से वस्तुएं कैसे खरीदेंगे, इस समस्या का समाधान करती है मुद्रा। मुद्रा के पैसे के द्वारा हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। हमें बदले में दूसरी वस्तु की आवश्यकता जिसको है वो उस मुद्रा से तीसरे व्यक्ति से अपने आवश्यकता अनुसार वस्तु खरीद सकता है। तो इस प्रकार की समस्याओं को, आवश्यकता के दोहरे सहयोग को दूर करने में मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मान लो कि हमने ग से बर्तन खरीदे और उसको पैसे दिए, उसके बाद वो उसको यदि जूते खरीदने हैं या गेहूँ खरीदना है तो वो उसके पास जा सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो जो तीनों जो विक्रेता हैं, विक्रेता को हम पैसे देकर उनसे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु हम खरीद सकते हैं मुद्रा के द्वारा। मुद्रा के लाभ क्या है? नंबर एक तो यही है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग से छुटकारा दिलाती है। दूसरा, ये कम स्थान घेरती है, इसलिए हमेशा कहीं पर भी इसको लाना ले जाना हमारे लिए आसान होता है। यदि वस्तु के बदले में वस्तु देनी हो तो वस्तु को लाना ले जाने वो ज़्यादा स्थान घेरेगी, उसको लाना ले जाना अपेक्षाकृत कठिन होगा। तीसरा आता है मुद्रा को आसानी से किसी भी जगह विनिमय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि किसी भी स्थान पर हम मुद्रा से अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीद सकते हैं, उसके लिए आवश्यकता का दोहरा सहयोग होना आवश्यक नहीं है। अब मुद्रा का आधुनिक रूप। प्राचीन समय में वस्तु विनिमय के रूप में यानी मुद्रा के रूप में अनाज और पशुओं, खासकर गाय का प्रयोग होता था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर आवश्यकता है तो वो विक्रेता को अनाज या पशु देता था, उसके बदले में उससे वस्तुएं खरीदता था। लेकिन जैसे ये बात ये है जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, सिक्कों के आने से पहले। उसके बाद मुद्रा के रूप में सिक्के आए जो कि सोने, चांदी या तांबे के बने होते थे। ये जो सोने, चांदी, तांबे के सिक्के होते थे, इनका मूल्य जो होता था वही इस मुद्रा का मूल्य होता था। यानी कि ये सिक्के का जो मूल्य है और उस मुद्रा का जो मूल्य है वो बराबर होता था। तो इन सिक्कों को कहीं पर भी देकर हम अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीद सकते थे। उसके बाद मुद्रा का आधुनिक रूप आया कागज़ के नोट, जिनको आजकल हम प्रचलन में करते हैं। ये कागज़ के नोट आए। अब पहले क्या था कि हमने देखा कि वही सिक्के हैं, वो सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, उनका जो भी मूल्य था, उस मुद्रा का मूल्य था, वही उस सिक्के की धातु का भी मूल्य था। लेकिन अब हम कागज़ के नोट प्रयोग करते हैं, तो क्या हम जो एक कागज़ के नोट प्रयोग करते हैं उस कागज़ का मूल्य उतना ही है जितना कि उस मुद्रा का है? उस कागज़ का मूल्य उतना है नहीं। तो उस कागज़ के नोट का कौन उसका मूल्य निर्धारित करता है? उसके लिए हमारे पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक भारत के लिए, सरकार के लिए मुद्रा छापता है। और आप देखोगे कि प्रत्येक नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को, और जैसे इस पर लिखा हुआ है कि 1,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे है गवर्नर, उसके हस्ताक्षर है। यानी कि वो इस नोट को धारण करने वाले को 1,000 रुपये की इसकी मुद्रा बदले में देने का वायदा करता है कि ये नोट जिसके पास भी है, ये एक तरह से वायदा है कि उसको वो 1,000 रुपये इसकी कीमत है। और कहीं से वो अगर कोई इसको लेने से मना करता है, वैसे भारत में मना नहीं कर सकता, फिर भी इसका मूल्य उन्होंने 1,000 रुपये निर्धारित किया है और वो इसके बदले में वो दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अधिशेष बचता है, हमारे पास जो मुद्रा है वो हमारे खर्च से ज़्यादा हमारे पास होती है, तो उसको हम बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में जो हम मुद्रा जमा करते हैं उसके बदले में हमें बैंक से कुछ ब्याज मिलता है। और जो बैंक में जो हमारे पास पैसा जमा हो उसको आवश्यकता अनुसार किसी भी समय हम निकलवा सकते हैं, उसे ही हम मांग जमा कहते हैं। तो मांग जमा किसे कहते हैं कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे आवश्यकता होने पर निकाला जा सकता है, मांग जमा कहलाती है। मांग जमा में जो हमने जो पैसा जमा कराया है यानी मूलधन, और उस पर जो बैंक ने जो ब्याज दिया है, वो दोनों का जोड़ को मांग जमा कहा जाता है। उसके बाद हम पैसे जो निकलवाने के लिए, एक तो हम निकलवा सकते हैं, दूसरा एक माध्यम होता है चेक। ये एक आधुनिक रूप है कि चेक एक ऐसा कागज़ होता है जो किसी भी व्यक्ति के खाते से इस पर लिखे गए नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित रकम का भुगतान करने का बैंक को आदेश दे सकता है। यानी यदि हमें किसी को भी पैसे देने हैं तो उसको हम एक अब चेक देते हैं जिस पर हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं और जितना पैसा उसको देना है वो पैसे लिखते हैं और उसको साइन करके हम उसको देते हैं। तो ये एक तरह से उस बैंक को आदेश है कि ये इतने पैसे इस व्यक्ति को दिया जाए। जैसे कि इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसमें दिनांक, यानी कि 10/6/2006। ऊपर कॉर्नर में लिखा है AC पे ओनली, यानी अकाउंट पे ओनली, यानी कि इसमें जो पैसे है वो जो जिस नाम के व्यक्ति है उसके केवल खाते में जमा हो सकते हैं, वो उसको कैश नहीं ले सकता। फिर पे प्रेम कुमार, यानी कि प्रेम कुमार को ही के खाते में जाएंगे। उसके नीचे अमाउंट लिखी है कि कितनी राशि प्रेम कुमार को देनी है मेरे खाते से, ये है 57,000 ओनली, ये अंकों में लिख दिया 57,000 रुपये। ये खाता नंबर है, जो जिसने चेक जारी किया उसका खाता नंबर है। ये बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक, उसके नीचे उसकी और जो दूसरी डिटेल है उसका एड्रेस है, ये है। ये चेक नंबर है जो कि एक चेकबुक जो खाता धारक को मिली थी उसका नंबर है, और ये बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अन्य कोड है। तो और इस पर जो खाता धारक उसके हस्ताक्षर हैं, यानी कि जो ये आदेश दे रहा बैंक को कि मेरे खाते से इतने पैसे 57,000 रुपये प्रेम कुमार के खाते में दे दिए जाएं। तो इस प्रकार चेक हमें ज़्यादा मुद्रा साथ लेकर चलने की समस्या को ख़त्म करता है, और किसी भी व्यक्ति को अगर हमें पैसे देने हो तो हम चेक के द्वारा उसको हम आसानी से दे सकते हैं। अब अतिरिक्त जो मुद्रा होती है, और कुछ व्यक्तियों को मुद्रा की आवश्यकता भी होती है, बैंक उनके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। जैसे जो जमा करता है, यानी जो जिनके पास मुद्रा अधिक होती है वो लोग बैंक में जमा करते हैं, और जो लोग वो वापस अपना धन और उसके ऊपर कुछ जो बैंक ब्याज देता है वो निकाल सकते हैं। और जिन लोगों को ऋण की आवश्यकता है, कर्जदार हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं, उसके बदले बैंक उनसे ब्याज लेता है और वो लोग ऋण वापस करते हैं, उसके साथ साथ वो ब्याज भी देते हैं। तो जो जमाकर्ता को जो ब्याज बैंक देता है और जो कर्जदार से ब्याज लेता है, उनके बीच का अंतर ही बैंक का लाभ है, उसी से बैंक की आय होती है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कै ने 100 रुपये अधिशेष उसके पास उसने बैंक में जमा करवाए। अब बदले में बैंक को 8% की दर से ब्याज देता है।
तो यानी कै ने 100 रुपये दिए तो बदले में बैंक कै को वापस कितने करेगा? 108 रुपये। मूलधन और ब्याज उसकी मांग जमा होगी 108 रुपये। लेकिन अब एक कै व्यक्ति आया जिसको 100 रुपये के लिए का ऋण की आवश्यकता है, तो बैंक से उसने ऋण लिया और बैंक ने ख को जो ऋण दिया, लोन दिया, इसको हम आसान भाषा में ऋण को लोन भी कह सकते हैं, लोन दिया, उस पर जो ब्याज लिया वो लिया 12%। अब देखो कै को ब्याज दे रहा बैंक 100 रुपये का 8% और ख से ब्याज ले रहा है 12%। तो जो 4% है, यानी कि कै से 100 रुपये लिए बदले में 108 रुपये देगा, ख को 100 रुपये दिए बदले में 112 रुपये लेगा। तो बाकी जो शेष जो 4 रुपये हैं वो बैंक की आय है। तो इस प्रकार से बैंक जो अतिरिक्त मुद्रा जिनके पास है उनको और जिनको मुद्रा की आवश्यकता है, यानी कर्जदार के बीच की मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और उसी से ब्याज दर से ही वो अपनी आय प्राप्त करता है। इसी को हम साख कहते हैं। साख यानी कि बैंक द्वारा अपने पास जमा राशियों को ऋण के रूप में देना साख कहलाता है। यानी कि जो कै ने जो पैसे जमा किए बैंक में, वो पैसे बैंक ने ख को ब्याज पर दिए, तो जो पैसे ब्याज पर दिए उसे हम साख कहते हैं। बैंक ने जो 100 रुपये ख को ब्याज पर दिए हैं वो साख कहलाएगी। अब हमें ऋणों की आवश्यकता क्यों होती है? ऋणों की आवश्यकता के लिए ग्रामीण और जो शहरी इलाके हैं उनमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो कृषि के क्षेत्र में हमें बीज खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, फसल के लिए खाद खरीदने के लिए हमें ऋण की आवश्यकता हो सकती है, कोई कृषि उपकरण खरीदने, ट्रैक्टर आदि के लिए हमें ऋण की आवश्यकता हो सकती है, कीटनाशक दवाएं खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, या हमें पशुधन खरीदना उसके लिए हमें ऋण की आवश्यकता हो सकती है, या जैसे कोई ज़मीन है, कोई कृषि भूमि है आदि खरीदने के लिए हमें ऋण की आवश्यकता हो सकती है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता हम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? हमें घर खरीदने या घर बनाने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, कोई घरेलू उपकरण खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, या हमें पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है। तो इस प्रकार ये ऋणों की आवश्यकता हमें होती है। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार जोखिम वाली परिस्थितियाँ कर्ज जाल को बढ़ा देती है, परिस्थितियों को और ख़राब कर देती हैं। इसको हम उदाहरण देखते हैं कि ख किसान है और उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए बैंक से 100 रुपये उधार लिए और बदले में ख को 100 रुपये और 12% की ब्याज दर से 12 रुपये ब्याज यानी 112 रुपये वापस देने हैं। लेकिन अब परिस्थितियाँ खराब हुई और किसान की फसल खराब हो गई। अब किसान ब्याज बैंक को वापस कैसे देता कि जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाती उसको बेचता और वो बैंक को वापस देता। लेकिन यहाँ पर फसल खराब होने के कारण अब किसान बैंक को पैसा वापस नहीं दे सकता। तो इस स्थिति में अब क्या करेगा वो? या तो बैंक से और लोन लेने के लिए जाएगा। अगर बैंक को लोन नहीं मिला और लोन नहीं मिलेगा, बैंक अपनी जो पैसे हैं जो 112 रुपये उसको लेने हैं, तो उसके लिए वो क्या करेगा? या तो किसान को ज़मीन बेचनी पड़ेगी या अपना मकान बेचना पड़ेगा, और बैंक इनको या फिर बैंक जिनके पास जो उन्होंने गिरवी रखी है बैंक उनको बेचकर अपनी जो रकम है जो उसको वसूल करेगा। तो इस प्रकार जोखिम वाली परिस्थितियाँ हमें आरी परिस्थितियों को और ज़्यादा खराब कर देती हैं। और इसी स्थिति को हम कर्ज जाल कहते हैं कि जब किसी खराब परिस्थिति के कारण, जैसे बाढ़ आई, सूखा आया, उसके कारण हमारी फसलें नष्ट हो गई और हमने जो लोन लिया था अब उसको हम वापस चुका पाने में असमर्थ हैं। तो अब हमें दोबारा से फसल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए कि या तो हमें दोबारा लोन मिले
अगर लोन नहीं मिलता ऐसी परिस्थितियों में, या फिर हमें अपनी ज़मीन या कोई भी परिसंपत्ति का हिस्सा हमें बैंक को वापस बेचना पड़ेगा, ताकि बैंक का लोन चुकाया जा सके और आगे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसी परिस्थिति को कर्ज जाल कहते हैं। अब ऋण के लिए प्रत्येक जो बैंक होते हैं कुछ उनके लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करते हैं। वो शर्तें क्या होती हैं? ये बैंक, पहली शर्त होती है ब्याज दर, यानी बैंक जो ऋण लेने वाला है उसको पहले ही निर्धारित बता देता है कि आप जो हमसे ऋण लोगे उस पर जो ब्याज दर है वो होगी। जैसे ख ने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने पहले उसको बता दिया कि आप हमसे 100 रुपये ब्याज ले रहे हो, तो उसके लिए हम 12% की ब्याज दर आपसे वसूल करेंगे। यानी कि ख को पहले ही पता है कि आप उसको 100 रुपये लेने के बदले में वापस बैंक को 112 रुपये देने हैं। दूसरे कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं, जैसे व्यक्ति की पहचान है, उसका घर का पता है, आदि जो भी आवश्यक कागज होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो बैंक लोन लेने वाले से प्राप्त करता है। तीसरा, भुगतान के तरीके भी पहले से ही बैंक द्वारा निश्चित निर्धारित कर दिए जाते हैं कि किस प्रकार से आप जो मासिक रूप से या कैसे आप लोन को वापस करोगे। और चौथा होता है समर्थक ऋण आधार। कई बार ऋण देने वाला समर्थक ऋण आधार मांगता है। समर्थक ऋण आधार किसे कहते हैं? जब ऋणदाता ऋण देने के बदले ऋण लेने वाले से समर्थक ऋण आधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिसे ऋण न चुकाने की दशा में बेचकर अपना ऋण वसूल कर सके। ऐसी संपत्तियां समर्थक ऋण आधार कहलाती हैं, जैसे कि भूमि है, आभूषण है, मकान है। तो ये यानी कि यदि हम लोन लिया उसके बदले में हमें समर्थक ऋण आधार के बदले में ज़मीन, अपना मकान या आभूषण हमने गिरवी रखे हैं, तो यदि हम किसी कारण से अपना ऋण नहीं चुका पाते हैं तो जो जिससे हमने ऋण लिया, हमारा ऋणदाता हमारी उस परिसंपत्ति को बेचकर जो पैसे उसने हमें दिए हैं उसको वो वसूल कर सकता है। इसी प्रकार की परिस्थितियों को समर्थक ऋण आधार कहा जाता है। अब है ऋण के स्रोत। ऋण के स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक औपचारिक स्रोत और एक ऋण के अनौपचारिक स्रोत। ऋण के जो औपचारिक स्रोत होते हैं वो सरकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं, यानी सरकार पर उनका नियंत्रण होता है। उनकी जो ब्याज दरें हैं वो कम होती हैं और निश्चित होती है, पहले से निर्धारित हैं और वो कम भी होती हैं। उसमें ऋण लेने वाले का, औपचारिक स्रोत से ऋण लेने वाले का शोषण नहीं होता, यानी कि औपचारिक स्रोत जो हैं वो ऋण लेने वाले का शोषण नहीं करते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों पर जो सरकार की तरफ से निगरानी रखने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है और ऋण वापसी के लिए भी अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों के रूप में बैंक और सहकारी समितियां आते हैं। अब है ऋण के अनौपचारिक स्रोत। ऋण के अनौपचारिक स्रोत पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। वो अधिक उनकी ब्याज दर लेते हैं और उनकी ब्याज दर अनिश्चित भी होती है, यानी कि कोई किसी से कितना ब्याज दर ले रहा है, कोई किसी व्यक्ति से कितनी ब्याज दर ले रहा है, कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होती। ये इसके अतिरिक्त कई बार ये भी किया जाता है कि जो ब्याज होता है वो उस पर भी वो आगे ब्याज वसूल कर लेते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज वसूल कर लेते हैं। इसमें ऋण लेने वाले का शोषण किया जाता है। कई बार उन पर अनावश्यक ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव डाला जाता है, उनसे कई तरीक़ों से उनको परेशान किया जाता है। और ऋण के जो ये स्रोत हैं अनौपचारिक स्रोत, उनमें साहूकार, व्यापारी, मालिक या रिश्तेदार या कोई हमारा दोस्त या परिचित व्यक्ति ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में हो सकता है। अब है भारतीय रिजर्व बैंक। हमने पीछे भी पढ़ा कि ऋण के औपचारिक स्रोतों पर भारतीय रिजर्व बैंक निगरानी करता है। पीछे हमने उससे पहले पढ़ा था कि भारत में जो मुद्रा है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी की जो मुद्रा है उसको रिजर्व बैंक सरकार की तरफ से छापता है। तो ये ऋण भारतीय रिजर्व बैंक या RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या हैं? पहला कार्य है बैंकों का बैंक है, यानी जो बैंक हैं जिनमें हम पैसा जमा कराते हैं और या लोन लेते हैं, तो ये उन बैंकों का भी बैंक है। यानी बैंकों को यदि बैंकों के पास जो अधिशेष है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के पास वो जमा कराते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बैंकों को पैसे की आवश्यकता है
तो वो भारतीय रिजर्व बैंक से लोन ले सकते हैं। ये सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करना है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है, हमने पहले ही पढ़ा था। 1 रुपये का नोट जो होता है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो नोट हैं 5, 10, 20, 50, 100, 500 या 2000 रुपये का जो नोट है वो सभी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, और उस पर जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। जो भी बैंक हमें ऋण देते हैं उसके ऋण के लिए जो शर्तें निर्धारित करने हैं, जब या ब्याज दर निर्धारित करना है, जो भी आवश्यक शर्तें हैं उनको निर्धारित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला है ऋण वितरण पर निगरानी रखता है, यानी कि जो बैंक हैं वो किस प्रकार से ऋण दे रहे हैं, क्या वो आवश्यक जो शर्तें हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों की निगरानी, बैंकों की निगरानी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है। इसका अगला है कि जो बैंक हैं वो जितने उनके पास जो जमा है, जो कुल जो जमा बैंकों के पास है उसकी जो शेष राशि पर भी नज़र रखता है। यानी एक नियम के मुताबिक बैंकों को अपनी मांग जमा का 15% नकद के रूप में अपने बैंक के पास रखना आवश्यक होता है। तो वो 15% क्यों रखना आवश्यक होता है? क्योंकि जिसके पैसे हैं, हो सकता है कि कुछ व्यक्ति जो हों अपने पैसे निकलवाने के, जिन्होंने जमा कर रखे मांग जमा, उसमें से निकलवाने के लिए आए, तो यानी कि उनकी सुविधा के लिए 15% का इन कार्यों के, बैंकिंग कार्य के लिए बैंकों को अपने पास नकद के रूप में रखना आवश्यक है। तो इस बात की निगरानी कौन करेगा कि बैंक इस नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि वो अपना मांग जमा का 15% उनके पास नकद के रूप में है, इसकी निगरानी करेगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं कि ये हमारे जो प्रचलन में नोट हैं, इसमें बेटा ये 1000 का नोट इसमें गलती से आ गया। इस 1000 का नोट अभी प्रचलन से बाहर हो गया, इसकी बजाय 200 रुपये का नोट है। तो लेकिन जो सभी नोट हैं, ये देखो कि केवल जो 1 रुपये का नोट है वो उस पर ये देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे कि ये जो 5 रुपये का नोट है इस पर गवर्नर के हस्ताक्षर हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के हैं। ये भारत सरकार का था। 1 रुपये के नोट पर क्या है लिखा हुआ है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 5 रुपये नोट पर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। और जो गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, उनके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार देखिए कि 100 रुपये का जो नोट है उस पर भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये 50 रुपये का नोट है, इस पर भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। और इस पर लिखा हुआ कि जैसे मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो एक कागज़ है, इस कागज़ का मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपये निर्धारित किया है कि इसके बदले में आप इसको 50 रुपये के जो वायदा है वो भारतीय रिजर्व बैंक आपसे करता है। इसी प्रकार ये देखिए कि ये 500 रुपये का नोट है। तो इस प्रकार जो 2000 रुपये का है या 200 रुपये का है, जो बैंक हैं, ये सभी मुद्रा जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती हैं। आगे है सहकारी समितियाँ। हमने पढ़ा कि बैंक और सहकारी समितियाँ ऋण के औपचारिक स्रोत है। तो सहकारी समितियाँ क्या होती हैं? यह एक ऐसे लोगों का संघ है जो पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। सहकारी का मतलब होता है मिलकर, एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर। तो यानी जो अपने मिलकर और स्वेच्छा से मिलकर और पारस्परिक लाभ के लिए इकट्ठे सहयोग करते हैं, उसे हम सहकारी समिति कहते हैं। हमारे आसपास के गांव में बहुत सारी सहकारी समितियां खुली हुई हैं, जो कि ये क्या करते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत यानी अपने निजी लाभ के लिए कार्य नहीं करता, वो सबके सामूहिक लाभ के लिए कार्य करता है। सभी व्यक्ति मिलकर सभी के लाभ के लिए कार्य करते हैं और जो संसाधन उनको एकत्रित करके उनका अधिकतम उपयोग करते हैं। और इस प्रकार जो भी लाभ प्राप्त होता है वो उस सहकारी समिति के सभी सदस्यों में आपस में बांट दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवारों के ऋण के स्रोत क्या हैं। ये 2003 के ग्रामीण परिवारों के ऋण के स्रोत हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो औपचारिक
स्रोत ऋण के, उनमें से 25% तो व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त करते हैं ऋण, और सहकारी समितियों से 27%। यानी कि कुल ऋण का 52% ही ग्रामीण क्षेत्र जो परिवार हैं वो ऋण के औपचारिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। शेष 48% ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से प्रयोग करते हैं, जिसमें 1% भूस्वामी, 30% साहूकार, 3% व्यापारी, दोस्त या रिश्तेदार 7%, या दूसरे जो अन्य हैं जो वो उनसे 7% से ऋण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो ऋण है कि स्रोत वो क्या है। अब इसमें देखो जो नीला रंग है वो ऋण के औपचारिक स्रोतों का प्रतिशत है, और जो बैंगनी रंग है वो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों का प्रतिशत है। अब देखते हैं हम जो गरीब जो लोग हैं वो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से 85% से प्राप्त करते हैं, जबकि औपचारिक स्रोत से उन्हें केवल 15% ही वो ऋण मिल पाता है। जो कम संपत्ति वाले परिवार हैं उनमें ये औपचारिक स्रोत से 47% और अनौपचारिक स्रोत से 53%। जो समृद्ध परिवार हैं उनमें ऋण के औपचारिक स्रोत से 72% और अनौपचारिक स्रोत से 28%। और जो अमीर परिवार हैं उनको ऋण के औपचारिक स्रोत से 90% और अनौपचारिक स्रोत से वो केवल 10% ही ऋण प्राप्त करते हैं। अब ऋण प्राप्त, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को ऋण प्राप्त नहीं हो पाता, तो स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को छोटे समूह में संगठित करके उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। यानी 15-20 लोगों का एक समूह बनाया जाता है जो उनकी बचत हैं उनको एकत्रित किया जाता है, और उन समूह में से जिस व्यक्ति को भी ऋण की आवश्यकता होती है एक कम ब्याज दर पर वो उस व्यक्ति को ऋण प्रदान करते हैं अपनी सामूहिक बचतों के माध्यम से। अब जो स्वयं सहायता समूह इनके गठन करने के उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है जो गरीबों को संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। यानी जो गरीब व्यक्ति हैं अगर कहीं से उनको ऋण प्राप्त करने में असुविधा हो रही है तो उनको संगठित करके वो अपनी छोटी छोटी बचतों के द्वारा ही एक बड़ी पूंजी को एकत्रित कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो उसको देकर उसकी मदद की जा सकती है और कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। दूसरा, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। जब हमारे पास एक पूंजी एकत्रित हो जाएगी उसके द्वारा हम कोई भी अपना कार्य शुरू कर सकते हैं जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है कि शोषण से बचना। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि जो ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं वो हमारा शोषण करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से ज़्यादा ऋण लिया जाता है, तो ऋण शोषण से बचाने के लिए भी स्वयं सहायता समूह हमारे लिए लाभदायक होते हैं। कर्ज जाल से बचाना, यानी कि अगर ये हमने कर्ज जाल के बारे में पढ़ा था कि यदि किसी खराब परिस्थितियों की वजह से कुछ व्यापार घाटा होने की वजह से हम कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं तो स्वयं सहायता समूह जिसके हम सदस्य हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। इसमें जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं बहुत सारे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं जो कि जिससे कि द्वारा महिलाएं घर पर ही अपना कोई रोजगार का कार्य कर सकती हैं और महिलाएं स्वावलंबी बन सकती हैं, यानी अपनी आजीविका स्वयं वो कमा सकती हैं। इसके रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाता है कि जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं वो अपने लिए नए रोजगार स्वयं बनाते हैं। स्वयं सहायता समूह में जो सामाजिक विषय हैं उन पर भी चर्चा की जा सकती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या जो दूसरी सामाजिक जो परिस्थितियाँ हैं उनके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है। उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है इस विषय पर भी चर्चा की जाती है और उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के हैं 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इन्होंने बांग्लादेश में स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और उन्होंने वहाँ पर अच्छा काम किया। उसी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए जो नोबेल समिति उन्होंने 2006 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।